आज की ताजा खबर की शुरुआत भी हम ब्रेंट क्रूड के प्राइस के साथ ही होगी। $104 पर बैरल, ये अभी की प्राइस चल रही है ब्रेंट क्रूड की। सो होपफुली जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमने फिर से देखना शुरू किया है ब्रेंट क्रूड में, वो यहां से कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन हमने यहाँ पे रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो रही है फ्रॉम द ऑयल सप्लाई साइड, एंड प्लस जो डिमांड साइड में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं बिकॉज ऑफ चाइना में जो कोविड की सिचुएशन डेवलप हुई है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो क्रूड के प्राइसेस में थोड़ा सा डाउनफॉल होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं क्या होता है। यूएस की 10 ईयर जिसे गिल्ड इज एट 2.88%, तो वहां पे कोई ज्यादा मूवमेंट्स नहीं है। ऑब्वियसली आज जब मार्केट्स ओपन होंगे तो वहां पे हमें पता चलेंगी चीजें। एसजीएक्स निफ्टी इज सजेस्टिंग कि आज मार्केट शायद गैप डाउन ओपनिंग दे सकते हैं, यानी जो शुक्रवार को जो ब्लड बाथ हुआ था यूएस मार्केट्स में 1000 पॉइंट्स वहां पे डाउ जोन्स गिरा था, तो उसका एक रिपल इफेक्ट जो है वो इमर्जिंग मार्केट या एशियन मार्केट्स पे दिखने ही वाला है। सो वहां पे ऐसा लग रहा है कि अराउंड 1% गैप डाउन के ओपनिंग निफ्टी यहाँ पे इंडिया में या फिर अदर इंडेक्स भी वैसे ही ओपनिंग यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी कमिंग बैक टू दी कंपनी न्यूज अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर ग्रुप के जो शेयर होल्डर्स है वो पॉसिबल वाइप आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिलायंस और फ्यूचर की डील अब कॉल्ड ऑफ हो गई है, यानी कि बैंक्रप्सी की तरफ ही जाएगा ये पर्टिकुलर मूव नाउ। सो वहां जो डेटा मतलब जिन्होंने पैसे दिए हैं, जो लेंडर्स है फ्यूचर ग्रुप को, उनका पहला राइट होता है वो एसेट्स पे, और सबसे बाद में कुछ बचा तो वो शेयर होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स को मिल सकता है। आई वॉज लुकिंग एट द डेटा, और एक एग्जांपल के तौर पे फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डिंग में कैसा डिफरेंस आया है। जब से वो न्यूज आई थी कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स को एक्वायर करने वाला है, वहां से फ्रॉम 36% अप टू 76% तक शेयर होल्डिंग बढ़ी है पब्लिक शेयर होल्डर्स यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स की इन फ्यूचर ग्रुप। और अभी जो होने वाला है, यानी लिटरली यहां सबसे बड़े लूजर्स अगर कोई सामने आ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल शेयर होल्डर्स ही आ रहे हैं। और इसीलिए सिर्फ न्यूज बेस्ड कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ये कंपनी उस कंपनी को एक्वायर कर रही है, ये कंपनी उस कंपनी के एसेट्स एक्वायर कर रही है, यही सोच के अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करने जाते हो तो ये मूव कितना ज्यादा बैकफायर कर सकता है। आई थिंक सिंस स्टार्ट, जब से ये डील अनाउंस हुई है, तब से हम यही कहने की कोशिश कह रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि देखा मैंने बोला था, नो, वी आर नॉट फ्रॉम दैट कैटेगरी ऑफ एडवाइजर्स, बट कुछ कुछ जो चीजें होती है वो हिस्ट्री हमें बहुत सही तरीके से समझाती है, तो उन हिस्ट्री से वो लेसन्स लेने, किसी से टिप्स लेने की हमें जरूरत नहीं है उस चीज के लिए। तो लेसन्स हमें हिस्ट्री में जो हुआ है उससे लेने की है, रादर देन कि ये टिपिकल एडवाइजर्स आपको वो बता रहे हैं। सो ये हमेशा याद रखना है हमने कि न्यूज को जस्ट फॉलो करके कहीं पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना कितना बड़ा गलती हो सकता है। Then next, a good news for India's agricultural sector, तो FY22 में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं वो $50 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। कितने? $50 बिलियन। और ये जो एफर्ट रहा है ये सेंटर टू स्टेट, स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टू विलेजेस, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फेडरल स्ट्रक्चर वर्क हुआ है। तो रीच आउट फ्रॉम सेंटर गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल तक ये सारा कोऑर्डिनेशन किया है, एंड दैट्स व्हाई इंडिया हैज अचीव्ड दिस $50 बिलियन एक्सपोर्ट मार्क इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है। तो यहाँ पे किसी एक को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए। छोटे से छोटे फार्मर से लेके बड़े से बड़े मतलब मिनिस्टर तक यहाँ पे बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी और अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हुई, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एम्बिशियस टारगेट्स आने वाले 3 से 4 सालों में, 5 सालों में। दिस पर्टिकुलर नंबर दे वांट टू इंक्रीज टू $100 बिलियन ऑल्सो। That's what the sources are saying. So it's a very good move in the right direction.
बाद में क्वार्टर 4 जो इंडिया का क्वार्टर 4 है बट डेवलप्ड वर्ल्ड का क्वार्टर 1 है बहुत जगह पे, तो उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। तो वहां पे डेवलप्ड वर्ल्ड की जो कंपनीज है उनके जो अर्निंग्स है वो काफी अच्छा रहे कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट वर्ल्ड। सो आई थिंक इमर्जिंग मार्केट पे में जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे, इंपोर्ट पे, आई थिंक दैट इज अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये लैगिंग फॉर सम टाइम कैन कंटिन्यू, बट लुकिंग एट द वैल्यूएशंस, द हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस, a lot of opportunities are developing in इमर्जिंग वर्ल्ड ऑल्सो। और इसीलिए ये पर्टिकुलर डिकेड जो होगा, जो लास्ट डिकेड डेवलप वर्ल्ड मार्केट्स का रहा, मुझे ऐसा लगता है ये नेक्स्ट 10 years वुड बिलोंग टू इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज, और इसीलिए इमर्जिंग मार्केट के एलोकेशंस उसमें इंडिया भी आता है। इस पे हमने अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। बाकी मारुति सुजुकी ये जो कंपनी है वो 50% का मार्केट शेयर एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले समय में। जो भी मार्केट शेयर उन्होंने लूज किया है इन लास्ट 3 to 4 years from almost 51% to 43%, so they want to again go back to the 50% level। और कैसे? तो इस साल बहुत सारे नए लॉन्चेस कंपनी की तरफ से आने वाले हैं। अराउंड 5 to 6 नए लॉन्चेस कंपनी प्लान कर रही है, और सबसे ज्यादा प्लानिंग उनकी एसयूवी सेगमेंट में ही हो रही है। और उनका फोकस जो सबसे ज्यादा रहने वाला है वो सीएनजी एंड हाइब्रिड व्हीकल्स पे रहने वाला है। सो अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको 2025 ही सही मौका लगता है। सो ओनली विद सीएनजी एंड हाइब्रिड दे आर planning to have that 50% market share, which I feel is going to be very difficult, because जो aggression हम इंडियन प्लेयर्स की तरफ से देख रहे हैं, yes, I am consciously making this mention of Indian players, because Maruti Suzuki, Honda, Hyundai ये फॉरेन प्लेयर्स है जो इंडिया में आके बसे हुए हैं, बट जो टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, कंसिस्टेंटली अपना मार्केट शेयर बढ़ाते जा रहे हैं। सो मुझे लगता है जो एग्रेशन उन्होंने लिया है दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू, एंड प्लस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस है स्पेसिफिकली टाटा का, सो आई थिंक दैट विल वर्क रियली वेल फॉर द कंपनी। सो लेट्स सी क्या होता है, देखेंगे। इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 FY22 वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। FY22 में जो ऑयल के इंपोर्ट्स हमने किए हैं उसका बिल हुआ है $119 बिलियन। कितना? $119 बिलियन। FY21 में ये जो ऑयल इंपोर्ट का बिल था वो मात्र $62 बिलियन था। कितना? $62 बिलियन। तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ऑयल इंपोर्ट का बिल इन फाइनेंशियल ईयर 22 टू द ट्यून ऑफ $119 बिलियन। देन ऑटो मेजर्स जो है, मतलब ये जो 4 व्हीलर कंपनीज है, मारुति हो या फिर टाटाज हो, महिंद्राज हो, ह्यूंदाई हो, किया हो, ये सारे व्हीकल्स, ये सारे मेजर्स, ऑटो मेजर्स को अगर हम देखते हैं तो अराउंड 7.5 लाख पेंडिंग ऑर्डर्स है इनके पास, और सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स है मारुति सुजुकी के पास 3.25 लाख। और ये क्यों है, ये ऑर्डर्स पेंडिंग क्यों है? मतलब लोग तो लेना चाहते हैं बट कंपनीज के पास गाड़ियां नहीं है, तो सप्लाई, द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज सेमीकंडक्टर सप्लाई। सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज है वो इन गाड़ियों की डिलीवरी में प्रॉब्लम दे रहा है। बहुत बार स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे एडिशनल फीचर ना देके सेलिंग बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने की है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे आल्सो वांट टू स्टॉप दीज थिंग्स, जस्ट कि कहीं ना कुछ अरेंजमेंट कर दिया और सप्लाई कर दिया। सो वो जो फीचर्स है जो आज की घड़ी में ये जो नए बायर्स है उनको बहुत ज्यादा चाहिए। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि ये जल्द से जल्द शॉर्टेज कम होना चाहिए और ये ऑर्डर्स फुलफिल हो जाने चाहिए, बट तब तक मतलब डिमांड है बट सप्लाई नहीं कर पा रही है कंपनीज। सो वो एक सिचुएशन बहुत ही खराब लगती है। सो होपफुली हम चाहेंगे कि अराउंड नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में ये पर्टिकुलर इशू सॉल्व हो जाए। अच्छा, फ्यूचर ग्रुप के बारे में हमने जब बात की थी तो फ्यूचर ग्रुप के अराउंड 947 स्टोर्स को रिलायंस ने इन अ वे अपने कब्जे में ले लिया है। कब्जा मतलब डोंट टेक इट एज निगेटिवली, बट जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के साथ किए थे, फ्यूचर ग्रुप के जो ओनर्स थे, मतलब वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के ओनर्स, उनके साथ जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, सो दोज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसा लग रहा है कि ये 947 स्टोर्स का जो कंट्रोल होगा वो रिलायंस के पास ही रहेगा। हो सकता है उसकी अंदर की इन्वेंट्री एंड ऑल दोस थिंग्स कुछ ना कुछ वहां पे सेलिंग हो जाएगी बिकॉज ऑफ द आईबीसी, जो मतलब बैंक्रप्सी की तरफ फ्यूचर का ग्रुप का टोटल लोन्स जा रहे हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू।
बट नेट नेट विनर्स जो पोजीशंस, मतलब जो लोकेशंस है जहां पे ये स्टोर्स थे, मुझे लगता है दोज लोकेशंस आर विथ रिलायंस रिटेल नाउ। सो उनको जो इसमें से चाहिए था, मेजॉरिटी ऑफ द चंक उनको मिल चुका है। सो लेट्स सी, अब आने वाले समय में हमें पता चलेगा और क्या क्या होता है। बट कौन विनर है, मतलब कौन लूजर है, ये तो मतलब फ्यूचर ग्रुप भी हो सकता है, अमेजॉन भी यहाँ पे एक लूजर हो सकता है, जो रिटेल शेयर होल्डर्स है वो भी यहाँ पे लूजर हो सकते हैं, लेंडर्स अप टू द ट्यून वो भी यहाँ पे लूजर्स हो सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा वापस आएगा ये तो डाउटफुल लग रहा है। बट यहाँ नेट नेट अगर विनर रहे कोई, या फिर जिसने इन्वेस्टमेंट किया और उस पर पैसा आया, बिकॉज इन्होंने भी तो 3-4 हजार करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए थे इस डील में अब तक रिलायंस रिटेल ने, तो आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए, सो उनको ही कुछ ना कुछ उसमें रिटर्न्स आते हुए हमने देखे। सो नेट नेट विनर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई निकला है तो वो रिलायंस रिटेल ही निकलता हुआ दिख रहा है। Then there is one news about housing sector also. Affordable housing ये सेक्टर थोड़ा सा ट्रबल में आता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज द वे सीमेंट के प्राइस है, स्टील के प्राइसेस ऊपर गए, तो वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग जो सस्ते दामों पे घर दिए जाते हैं, तो वहां अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी जबरदस्त मैसिव वे से बढ़ जाती है, so then builders are not in a position to provide such houses at such affordable prices। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सेक्टर के प्लेयर्स ने भी डिमांड किया था कि गवर्नमेंट शुड स्टार्ट इंटरवीनिंग, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स कुछ ना कुछ यहाँ पे आने चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ सपोर्ट इस सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए, जो अभी तक नहीं आया है। लेट्स सी, शायद आने वाले समय में ये आ भी सकता है, बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहां पे अगर सपोर्ट लगता है तो शायद उनको आना ही पड़ेगा, दे डोंट हैव एनी चॉइस। रिगार्डिंग LIC, तो LIC का जो आईपीओ का साइज है या फिर डाइवेस्टमेंट होने वाली है वो 5% की जगह शायद 3.5% हो सकती है, एंड जो वैल्यूएशन भी उसमें से निकल के आ रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर सूत्र बता रहे हैं न्यूज एजेंसीज को, वो बोल रहे हैं कि 21,000 करोड़ रुपीस का ये आईपीओ का साइज हो सकता है, यानी मात्र 6 लाख से 7 लाख करोड़ रुपए का ही वैल्यूएशन LIC का किया जा रहा है। अगर ये वैल्यूएशन पे आईपीओ आता है तो मुझे लगता है बहुत ही बम्पर रेस्पॉन्स इस आईपीओ को मिल सकता है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स, फ्रॉम द HNI कैटेगरी एंड द पॉलिसी होल्डर्स कैटेगरी ऑल्सो। सो लेट्स सी, अगर ये बात सच होती है, आई थिंक वेडनेसडे तक हमें सारी न्यूज मिल जाएगी, बिकॉज फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही LIC का आईपीओ आने वाला है। सो देखते हैं। बाकी आईसीआईसीआई बैंक के Q4 FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स काफी अच्छे। स्टैंड अलोन मतलब बैंक का, प्योर बैंक का अगर नेट प्रॉफिट हम ग्रोथ हम देखते हैं, सो अराउंड 59% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है। एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुई है। प्रोविजनिंग के नंबर्स यहाँ पे नीचे गए हैं, ग्रॉस एनपीए के नंबर्स भी नीचे आए हैं। ग्रॉस एनपीएस आर एट 3.6%, नेट एनपीएस आर एट 0.76%। अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की हम बात करते हैं तो 19.16% पे ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो गया है, फ्रॉम लास्ट क्वार्टर 17.7% टू 19.16%। डेफिनेटली यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी में ग्रोथ हुई है। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी काफी अच्छा है, 79.2% का प्रोविजन कवरेज रेशियो है। अगर एडवांसेस की ग्रोथ यानी कि लोन्स की ग्रोथ की हम बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर ये नंबर 17% से बढ़ा है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर 6% से बढ़ा है। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।